हेलो दोस्तों, आज हम लोग समतल दर्पण के विशेषता या गुण पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यानी पिछले क्लास में आपको समतल दर्पण की विशेषता कुछ विशेषताएं बताए गए थे, जिनको यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है, केवल यहाँ पे समझा देते हैं। यानी कि दो विशेषता ऑलरेडी हम पहले लिखा चुके हैं और फिर आज हम 4 विशेषताएं लिखे हैं। तो दो विशेषताएं हमने लिखा था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ इस प्रकार था कि जब कोई समतल दर्पण पर कोई किरण, मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण है, यह कोई समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण थीटा डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तो दर्पण को घुमाने पर परावर्तित किरणें कितने डिग्री के कोण पर घूमेंगी? तो 2 थीटा कोण पर घूमती है। यानी कि कोई किरण 30 डिग्री के कोण बनाते हुए दर्पण के सतह पर आपतित होती है, तो दर्पण को अक्ष पर घुमाने पर परावर्तन कोण का वैल्यू 2 थीटा हो जाता है। यानी कि 30 डिग्री पर आ रहा था तो आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कब? जब दर्पण को घुमाया जाएगा। विशेषता नंबर 2 था कि जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से समतल दर्पण की ओर गति करता है, तो इस दर्पण में बने प्रतिबिंब जब v वेग से करेगा तो दर्पण में बने प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से गतिशील होता है। कौन? प्रतिबिंब होता है, जो कि हमने नेक्स्ट यानी कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया है। वहां पे जाकर पीछे लेक्चर नंबर 4 में जाकर आप देखिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 हो गया, लेक्चर नंबर 5। यानी कि लेक्चर नंबर 4 में जाकर आप ढूंढिएगा तो समतल दर्पण की 2 विशेषताएं लिखवा चुके हैं और यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। तो मान के चलिए कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इसमें बने प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होगी। इसमें बने प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होगी। अब चलिए नेक्स्ट जो है विशेषता, उसको हम समझते चलते हैं। है समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु के ऊंचाई के आधा होना चाहिए। मान के चलिए कि कोई वस्तु है 10 मीटर का है, तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने के लिए कम से कम दर्पण आपका 5 मीटर का होना चाहिए, तभी 10 मीटर वस्तु वाले का प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरी बनेगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण में आवर्धन m का मान हमेशा +1 होता है। आवर्धन यानी कि समतल दर्पण में आवर्धन m का मान हमेशा +1 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है +1, -1, माइनस प्लस दोनों दे देगा या इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन का मान हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। यानी कि जितना ऊंचाई की वस्तु होती है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। और आवर्धन हम लोग जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो H1 और H2 का दोनों का वैल्यू सेम है, तो कट कर +1 आ जाता है। तो आवर्धन समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है।
समतल दर्पण में लंबवत किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि जब कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण आपतित किरण अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। कारण समझ गए? क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस क्यों लौट जाते हैं? तो कारण उसका देंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक, अब देखिए विशेषता नंबर 4, यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यानी कि कह रहा है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो जाए तो इसमें यदि आपका कोई वस्तु प्रतिबिंब देखा जाए तो इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। अब है पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक उत्क्रमण किसे कहते हैं? पार्श्विक उत्क्रमण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण में दाएं वाला भाग बाएं दिखाई देना और बाएं वाला भाग दाएं दिखाई देने की घटना को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। समतल दर्पण में आप गौर किए होंगे कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दाएं हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बना प्रतिबिंब लगता है कि बाएं वाला हाथ उठा रहा है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं समतल दर्पण पार्श्विक उत्क्रमण। अब है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? चेहरा देखने में, प्रदर्शनी कक्ष में और सैलून वगैरह में भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग समतल दर्पण का जितने भी विशेषता थे सभी को पढ़ लिए हैं। यानी कि दर्पण पढ़े। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता और समतल दर्पण की विशेषता पढ़ लिए। अब हम लोग को नंबर 2 पढ़ना है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। इसी गोला का दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मान लीजिए कि यह कोई गोलीय दर्पण है और इसी दर्पण को दो भागों में काटते हैं और बारी बारी से एक बार अंदर से और एक बार बाहर से कलई करते हैं तो हमको दो दर्पण प्राप्त होते हैं, जिसका एक का नाम होता है अवतल और दूसरा का नाम होता है उत्तल। यानी कि अवतल और उत्तल दोनों गोलीय दर्पण का ही भाग है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है। जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिसके अंदर का सतह कलई किया हुआ रहता है उसको उत्तल दर्पण है। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि जिसके बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है तथा प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह से होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ रहता है तथा प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण
कहते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर बनाया गया है, चाहे तो आप लोग उतार सकते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण से जो महत्वपूर्ण पद हैं, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस, इससे जितने भी संबंधित छोटे मोटे पॉइंट हैं सबको हम समझाते चलेंगे। लेकिन इतना लास्ट में कहेंगे, यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।